Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. तो जी इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे विद प्रैक्टिस ऑफ व्हाट आपका जो ऐसे है उसकी प्रैक्टिस करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं वो और क्रिटिकल अप्रोच डेवलपमेंट होगी आर्गूमेंट बिल्डिंग जो है वो डेवलपमेंट उसकी डेवलपमेंट पे हम लोग काम करेंगे ये सारे एरियाज जो हैं कोशिश किया जाएगा कि इन एडिटोरियल्स के थ्रू इन एरियाज को हम क्या करें कवर करें जो कि कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए मच इंपॉर्टेंट है एंड टुडे इज 2 जनवरी 2024। सो जी ये रहा आपका जो पेज है एडिटोरियल्स वाला और ओपिनियंस वाला डॉन न्यूज़पेपर का और इस लेक्चर के अंदर हम ये वाले जो आपके एडिटोरियल्स हैं इनको एनालिसिस करेंगे जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया 1, 2 और 3 इन तीनों का मैं एनालिसिस करूंगा एंड बाकी ये जो है ये रहे आपके ओपिनियंस इन ओपिनियंस जो है इनको भी एनालिसिस किया जाएगा बट फॉर दिस आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी पड़ेगी और उसके लिए जस्ट आपने इस नंबर के ऊपर क्या कर देना है व्हाट्सएप कर देना है सो जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो काफ़ी किस्म की जो है ना कुछ एम्बिग्युइटीज़ हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि व्हाट्सएप के थ्रू जो है कन्वे किए जा रहे हैं फोकल पर्सन को तो उसके लिहाज से मैं हल्का से बात करना चाहूँगा ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका डॉन न्यूज़पेपर के अंदर हम दो तरह की चीज़ों के ऊपर स्टिल अभी फोकस कर रहे हैं वन इज एडिटोरियल्स एंड सेकंड इज ओपिनियंस और इन दोनों का जो पर्पस है वो सेम है ठीक है एडिटोरियल्स जो है वो स्टिल हम आप लोगों को फ्री ही लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो डेली बेसिस के ऊपर वो आप हम पे छोड़ दें दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कभी किसी वजह से लेट भी हो जाता है तो आप फिक्रमंद ना हो ये कोई खबरें नहीं हैं जो कि वो गुजर जाएंगी तो नहीं आ जाएंगी ये एक अच्छा एनालिसिस इंशाल्लाह आपको विद टाइम जो है ये मिलता रहेगा ठीक है दूसरे है ओपिनियंस का पोर्शन ओपिनियंस के पोर्शन के लिए आपको क्या करवानी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी अब ओपिनियंस क्या होते हैं बेसिकली ये आपको पता है मैंने 100+ लेक्चर जिसके ऊपर जो है डिस्कस किए हुए हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं वो उनको देख सकते हैं उनको बड़े अच्छे से आइडिया हो जाएगा जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको ऑलरेडी आइडिया है तो ओपिनियंस तकरीबन 4 ओपिनियंस होते हैं डेली बेसिस के ऊपर ये आप यही समझ सकते हैं कि ये 4 मिनी ऐसे हैं मिनी ऐसे मैं इनको इसलिए कहता हूं कि ये एक जो है डिमेंशन जो है किसी भी एक ऐसे की किसी भी टॉपिक की एक स्पेसिफिक डिमेंशन जो है उसके ऊपर ये क्या करते हैं आप उसको एक्सप्लेनेशन उसकी करते हैं तो इसके लिए क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और आप अगर आप संडे जो है उसको स्किप कर दें तो ऑलमोस्ट आपको 25 to 26 लेक्चर जो है पर मंथ हम लोग डिलीवर किया करेंगे और ये 104 कर लें या 100+ लेक्चर्स आपके यानी कि 100+ ऐसे इसके अंदर आपके हर महीने कवर होंगे और अगर आप पूरा साल देते हैं तो आपके 1200 ऐसे जो है इसके अंदर जो है वो कवर हो जाएंगे यानी कि 1200 टॉपिक्स डिफरेंट डिमेंशंस के अंदर बेसिकली मेन टॉपिक्स वही रहते हैं वो नहीं चेंज होंगे जो इश्यूज हैं इकोनॉमी है पॉलिटिक्स है एजुकेशन है क्लाइमेट चेंज है जेंडर स्टडीज है एक और जो भी यानी कि गवर्नेंस है फॉरेन एड हो गई लिटरेरी ऐसे हो गए काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन मेन टॉपिक्स वही रहते हैं डिमेंशंस जो हैं वो नई नई उसके अंदर आती रहती हैं तो उन डिमेंशंस को हम इन ओपिनियंस के थ्रू आपके साथ उसकी डिस्कशन करेंगे और इसके लिए बिल्कुल अगर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फीस ज़्यादा है तो इट इज़ जस्ट लाइक ज़ीरो और ये ज़ीरो क्या क्यों मैं इसको कह रहा हूँ कि जब आप इसको कंपैरिजन करते हैं अपनी इन्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो काम करवा रहे हैं उसके साथ तो आपको आइडिया हो जाता है और दैट इज़ द रीज़न कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने सब्सक्राइब की है ये वाली ऑप्शन वो ऑलरेडी किसी ने एक अटैम्प्ट ले चुका है कोई 2 अटैम्प्ट ले चुका है वो इन अकेडमी से होकर आ चुके हैं और मैं बिल्कुल जो है किसी भी अकेडमी या इंस्टीट्यूट को ये नहीं कहता कि वो काम नहीं करवा रहे सारे काम करवा रहे हैं और अल्टीमेटली सबका एक ही मकसद है कि आप लोगों की जो ड्रीम्स हैं उनमें आपकी हेल्प की जाए आप और अल्टीमेटली जो भी इंसान आपको फिर टाइम देता है वो थोड़ी बहुत ही पेमेंट आपसे लेने का हकदार भी होता है ठीक है तो मैं इसलिए हर किसी इंस्टीट्यूशन को कुछ नहीं कहूँगा कि वो अकेडमी वाले ये करते हैं वो करते हैं वो आप पे है कि आप उनकी जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से अब्जॉर्ब करते हैं
किस तरह से हार्ड वर्क करते हैं। अल्टीमेटली कोई जितना मर्जी काम करवा ले, फाइनली डिसीजन आप पे ही जाता है कि आपने क्या आउटपुट दी। हमारा मकसद है आपको इनपुट देना, आउटपुट बाद में आपने देनी होती है। तो जो जितनी जल्दी अच्छी आउटपुट देता है वो उतना बेस्ट परफॉर्म करता है। तो ये रहा आपका ओपिनियन का, इसको आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आप विलिंग हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स 100+ पढ़े हुए हैं, वो एज अ डेमो वो देख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो करवा सकते हैं। दूसरी चीज जो आप लोगों के साथ शेयर की गई थी वो थी इंग्लिश ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अंदर जो है क्या किया जाएगा, शॉर्ट एसेज जो है उनकी एवेल्युएशन की जाएगी, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि हम लोग आपको रोज एक लेक्चर देंगे, उसके अंदर आपको वही टॉपिक्स पढ़ाएंगे कि ये है एजुकेशन में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये काजेज हैं, ये सॉल्यूशंस हैं, टेररिज्म की ये काजेज हैं, ये प्रॉब्लम्स ये हैं, सॉल्यूशंस ये हैं। इस तरह से हम कुछ नहीं करने वाले। हम इसके अंदर सिर्फ आपको एक ही लेक्चर देंगे और उस लेक्चर के अंदर हम आपको सिर्फ और सिर्फ जो ऐसे का एक मेन स्ट्रक्चर है कि ऐसे क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, जो उसकी मोटी मोटी सी बातें हैं वो आपको बस कन्वे करेंगे। और उसके बाद डायरेक्ट आप नेक्स्ट डे आ जाएंगे जो है शॉर्ट ऐसे राइट एवेल्युएशन के ऊपर। आप 250 वर्ड्स तक जो है ऐसे लिख कर भेजेंगे, उसको चेक किया जाएगा और उसमें आपको हाईलाइट कर दिया जाएगा कि ये जी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, सेंटेंस की मिस्टेक्स हैं, या जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं वो आपको जो है फीडबैक के साथ आपको वापस भेज दी जाएंगी। दैट्स इट। इसके अंदर जो है आप समझ सकते हैं कि ये इट इज जस्ट लाइक इंडिविजुअल कोचिंग, ठीक है। हर बंदे का एक अलग अलग जो है काम जो है उसको चेक करके वापस भेज दिया जाएगा। एंड ये वो वाला काम है जो 99.9% कैंडिडेट्स नहीं करते, क्योंकि इट इज क्वाइट टफ। क्योंकि कोई भी बंदा जो है ना, लिखना और एवेल्युएट करवाना बहुत उसके लिए मुश्किल होता है, ठीक है। और दैट इज द रीजन कि ऐसे के अंदर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको डिफाइन इस तरह से किया है कि इस जो ये वाली एडिटोरियल्स और ओपिनियन से आपकी जो है आर्गुमेंट बिल्डिंग होगी। फिर उस आर्गुमेंट्स को आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं पेपर के ऊपर, उसके लिए ये हमने दूसरा जो है साथ में इसको अटैच किया है। तो कंपल्सरी नहीं है, आपको अगर अच्छा दोनों दोनों अच्छे लगते हैं आप दोनों ज्वाइन कर लें, अगर आप कोई एक सा करना चाहते हैं तो आप एक कर लें। इट इज नॉट तो यानी कि कंपल्जन नहीं है कि आप लोगों ने थोड़ा दोनों ही को ही करना है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि आपकी जर्नी के अंदर हम आपके लिए हेल्पफुल रहें, ताकि कल को फ्यूचर के अंदर भी जब आप हम लोगों को याद करें तो आप यही समझे कि हाँ, अगर हमने कोई थोड़ी बहुत पेमेंट दी थी तो उसका जो रिवार्ड है वो हमें मिला था। और अल्टीमेटली मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि जनाब अली के मेरे यहाँ से आप ये करेंगे तो आप ज़रूर ही एलोकेट हो जाएंगे, नथिंग, ये मैं कभी भी नहीं कह सकता। क्योंकि ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अल्टीमेटली यू विल डिफाइन, जो सक्सेस है वो आप लोगों ने डिफाइन करनी है। और उसके CSS में पास होने के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। और ये फैक्टर्स तब शुरू हो जाते हैं जब आप नर्सरी क्लास के अंदर एडमिशन लेते हैं अपने स्कूल में, आपके घर में, वहां से गेम शुरू हो जाती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे ग्रो की है और आप कैसे कैसे बन रहे हैं। हाँ, वक्त के साथ आप चेंज भी कर सकते हैं आप आपने को। बहरहाल ये एक बहुत लंबी डिबेट है, इसके ऊपर मैं नहीं जाता। तो मेन चीज यही है कि ये दो ऑप्शंस हैं, आप जोन सी चाहें अवेल कर सकते हैं। आपने कोई भी जो है आपको इशू है आप इसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। फोकल पर्सन जो है वो आपको जो उसको समझ आएगी रिप्लाई दे देगा। अगर किसी चीज़ के ऊपर तो समझ नहीं आती या आप हमसे जो है पूछना चाहते हैं तो आप उसको नोट डाउन करवा दें, वो जो है बाद में हमारे साथ डिस्कस करके आपको जो है उसका रिप्लाई दे देगा। और कोशिश करें कि ये अगर आपने कॉल करनी है तो ऑफिशियल टाइम के अंदर जो है इस फोकल पर्सन को आप कॉल करें, और मैसेज आप जब मर्जी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर जो है ये इंशाल्लाह एक्टिव रहेगा। और वक्त के साथ साथ जो है चीज़ों को और बेहतर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और हमारा बस यही एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप आपको बेनिफिट्स दे सकें लोएस्ट रेट के ऊपर, लोएस्ट प्राइस के ऊपर। और आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं कि ऐसी चीज़ें कहीं भी नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? बिकॉज इट्स क्वाइट टफ, ठीक है। बाकी वक्त के साथ इंशाल्लाह हम आपके साथ अटैच रहेंगे, बातें भी चलती रहेंगी और बाकी भी काम होते रहेंगे। तो अब हम अपना लेक्चर्स की तरफ आते हैं। एडिटोरियल्स के बारे में आपने परेशान नहीं होना, ये हम आपको डेली इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो प्रोवाइड करते रहेंगे। PDF लिंक जो है वो न्यूज़पेपर का और इस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी होगा, ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ से कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और इसके लिए भी इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा प्लान है कि FAQ एक सीरीज जो है उसको शुरू किया जाए कि जो भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं तो उनके ऊपर एक अलहदा से एक सीरीज जो है वो शुरू की जाए कि उनके ऊपर ही सिर्फ उन टॉपिक्स के ऊपर बात करके, या उनके जो ऐसे बच्चों से टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, जैसे कि एक बड़ा अहम क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं इसलिए रेलिवेंट बातें नहीं करता कि लेक्चर लंबा हो जाता है, कुछ लोग हैं वो पेपर्स के करीब हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है बिगनर्स के लिए हो कि सर वेयर वी स्टार्ट, कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो ये हर बंदे के लिए इसका जवाब डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है इसको मैं समराइज ऐसे कर देता हूँ कि पहले आपको पता होना चाहिए कि वेयर यू स्टैंड, कि आप खड़े कहाँ पर हैं, फिर ही आप स्टार्ट करेंगे ना। एक बच्चा है वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है और एक बच्चा पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, आई थिंक दे आर दो, वो बहुत बंदे एक जगह पे खड़े नहीं हैं। इसके पास वो स्किल्स हैं जो अभी इसको लेते लेते हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है वो पहले देखना है कि वेयर आई एम स्टैंडिंग, और वो पैसे पता चलेगा अल्टीमेटली वो जो CSS एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने किया हुआ है, जो इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, वही आपको वैल्यूएट करके बताएंगे कि आप कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त CSS के पर्सपेक्टिव में। बाकी लाइफ के पर्सपेक्टिव में खड़ा खड़े हैं वो उसकी बात नहीं मैं कर रहा, ठीक। CSS करने के लिए आप कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो इंशाल्लाह आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर आप कमेंट सेक्शन में जो है फ्रीली पूछें, हम स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर भी काम करना करेंगे और आपको रिप्लाई दिया करेंगे, वीडियो लेक्चर छोटा सा रिकॉर्ड करके आपको भेज दिया जाएंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके। और इसके जो हम 3 चैप्टर्स जो हैं इस सीरीज के इस लेक्चर के बना देंगे। चलें जी, ये करंट ग्लोबल इश्यूज हैं उसकी लिस्ट है, जैसे नहीं आएंगे इसको अपडेट कर दिया जाएगा। ये करंट नेशनल इश्यूज हैं, ये उसकी लिस्ट है। एंड अल्टीमेटली यू आर पार्ट ऑफ आवर पेन ग्रेविटी टीम। कमेंट करके आप लोगों ने फीडबैक जरूर देना है। एंड टुडे क्वेश्चन इज NCOC, ये क्या है, इसके ऊपर आई थिंक सो अगर मुझे याद हो तो जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर PMS हुआ था उसके अंदर इसके ऊपर पूछा गया था NCOC के ऊपर। जब आप पैराग्राफ लिखते हैं ना छोटा सा 20 मार्क्स का आई थिंक सो, तो NCOC के ऊपर इसके बारे में पूछा गया था तो बच्चों ने लिखा भी था। अब इसके बारे में आपने बताना है कि व्हाट इज NCOC और हल्का सा पढ़ लेना है। ये मैं आपको आइडिया देता हूँ, कोविड के अंदर पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया था और वो ये था कि उसने NCOC बनाया था। बताऊंगा नहीं ये क्या है, अगर बताया तो फिर वो आप लोगों ने क्या पता बताना है मुझको। तो आपने पहले तो इसकी देख लेना है कि ये क्यों बनाया गया था, इसका क्या पर्पस था, और कमेंट के अंदर आपने जस्ट इसका जो है ना एब्रीवेशन भेज देनी है। और ये इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि अब इसको दोबारा एक्टिव करने की बात की जा रही है, क्यों की जा रही है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट जो एडिटोरियल्स आएंगे उसके अंदर डिस्कस करके बताऊंगा कि इसलिए की जा रही है। तो दैट इज टुडे क्वेश्चन। चलें जी, फर्स्ट हमारा जो एडिटोरियल है वो है स्टेट बैंक्स पाकिस्तान प्रोजेक्शन। इकोनॉमी की बात करेगा, पॉलिटिक्स के साथ में बात करेगा, इलेक्शंस की बात करेगा, इनके इंटरडिपेंडेंस की बात करेगा, ठीक है। ये सारी इसके अंदर डिस्कशन होगी। पहले मैं इसका आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, दे दूंगा कि इसका जो डाटा दिया हुआ है उसको एनालिसिस कर दूंगा कि ये डाटा दिया हुआ है इसने सारा। और नेक्स्ट जो होगा आखिर में मैं फिर इसको आपके पेपर पर्सपेक्टिव में और स्पेशली जो आपकी ऐसे स्किल्स हैं, आर्गुमेंटेटिव स्किल्स हैं कि कहाँ पर आप इसको फिट कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो जी, कहता है स्टेट बैंक जो गवर्नर है, स्टेट बैंक गवर्नर्स एनुअल रिपोर्ट फिस्कल ईयर 2023, जो 2023 का जो फिस्कल ईयर है उसके बारे में जो रिपोर्ट दी है स्टेट बैंक गवर्नर्स ने एनुअली, उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है। अब ये सारी बातें जो है इस एडिटोरियल के अंदर की गई हैं, ठीक है, वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ जो इम्पोर्टेंट्स हैं। उसने ये कहा कि इकोनॉमी पॉजिटिव प्रोजेक्शन पे गई है, यानी कि अच्छा काम रहा है, इकोनॉमी हमारी बेहतर हुई है, ये उसने कहा। कैसे बेहतर हुई है, कहता है जो इन्फ्लेशन थी ना वो थोड़ी कम हुई है। किस किस बात की, किस ईयर की बात कर रहा है, फिस्कल ईयर 2023 की, ठीक है। कहता है प्राइस थोड़ी सी कम हुई। करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो नैरो हुआ। अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट में बेसिकली बड़ा बच्चों को होता है कि सर ये क्या है, करंट अकाउंट क्या है यार, सादा अल्फाज में बताता हूँ मैं, डेफिनेशन नहीं बताता, कोशिश करता हूँ काफी कंसेप्ट। करंट अकाउंट क्या है, जब आप जाते हैं किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए तो वो कहते हैं जी कौन सा खोलना है आपने, डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से वन ऑफ दैम इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब होता है कि करंटली आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो करंट अकाउंट पाकिस्तान का क्या है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है उसके अंदर कितने पैसे हैं, ठीक है। तो जिस तरह इस तरह से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीजों को। बाकी जहर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में जो है
इसको आप और भी एलेबोरेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको पहले आप सादा सादा रखें, उसके बाद डीपली डीपली इसके अंदर जाएं, ठीक है। उसके बाद जीडीपी क्या है, टू एक्सपैंड, कहता है जीडीपी एक्सपैंड हुआ है ड्यूरिंग द ऑनगोइंग फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर पाकिस्तान का क्या है जी, 1 जुलाई से शुरू होता है हर साल, और ये आपका 30 जून तक चलता है। जैसे अब ये वाला था, तो ये अब ये जो है जब 30 जून 2024 हो जाएगा, तो आपका नया अपना 1 जुलाई को नया शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा 30 जून को, ठीक है। यानी कि 1 जून जुलाई से लेकर नेक्स्ट ईयर की 30 जून तक जो होता है वो आपका फिजिकल ईयर कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहता है कुछ ऐसे काम हुए हैं कि कीमतें कम हुई हैं, करंट अकाउंट जो डेफिसिट था वो थोड़ा कम हुआ है, डेफिसिट मतलब कम हुआ है बदले कि जितने पैसों की जरूरत थी हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे करंट अकाउंट में, हमें उधार लेना पड़ता था, तो हमारे थोड़े से पैसे बढ़े हैं, ताकि अब हमारा उधार लेने का तो जो काम था वो थोड़ा कम हो गया है। तो जीडीपी एक्सपैंड हुआ, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि जनाब रिपोर्ट कह रही है कि पॉजिटिव प्रोजेक्शन हुई है, एक बात होगी। साथ ही रिपोर्ट ने जो है वो ये भी कहा है कि कुछ शॉक्स भी आए हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से इस अरसे में इकोनॉमी थोड़ी डिस्टर्ब भी रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन से मुराद है, जियो कहते हैं जमीन को, पॉलिटिक्स की वजह से जो टेंशन है पूरे ग्लोब के ऊपर जो टेंशन हैं, जैसे गजा की वार कह लें, यूक्रेन क्राइसिस कह लें, तो इस तरह के मामला जो हैं वो अल्टीमेटली आपको पता है उसके इफेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी और दूसरी दुनिया के ऊपर भी हुए हैं। क्यों हुए हैं वो फिर एक लंबी डिबेट है, लेकिन हल्का सा मैं उसके अंदर बता देता हूँ कि एक चेन होती है जिसे हम कहते हैं सप्लाई चेन, कि एक मुल्क से दूसरी चीज जाती है और फिर अगले मुल्क में जाती है। जैसे हम यूक्रेन से गंदम लेते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से फिर जब यूक्रेन के अंदर जो है, सॉरी यहाँ पे मैंने चाइना लिख दिया, चेन लिखना है, सप्लाई चेन। अच्छा, यूक्रेन से हम लोग गंदम लेते हैं, तो गंदम में अगर अब यूक्रेन में अगर जंग हो जाती है तो गंदम जो है वो हमें नहीं मिलेगी। जब हमें गंदम नहीं मिलेगी तो फिर अल्टीमेटली मार्केट के अंदर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, जब डिमांड बढ़ जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी। तो जस्ट लाइक दिस जो है ना, जियो पोलिटिकल टेंशन की वजह से क्या होता है, दूसरे मुल्कों के ऊपर इम्पैक्ट होते हैं, तो इकोनॉमी के ऊपर भी होता है। इसी तरह से अनफोर्सिन क्लाइमेट इवेंट्स, जैसे पाकिस्तान के अंदर फ्लड आ गया, तो लोगों की जो फसलें हैं वो तबाह हो गई, घर टूट गए, तो उससे भी क्या हुआ, फूड इनसिक्योरिटी पैदा होगी। इन इस तरह के मामला हो गए। अनफेवरेबल मूवमेंट इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, तो जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं वहां पर भी क्या हुआ, उसकी जो प्राइसेस हैं कभी ऊपर जा रही हैं कभी नीचे जा रही हैं, यूक्रेन वार की वजह से, गजा की जंग की वजह से, ऑयल क्राइसिस की वजह से। तो ये सारी चीजें हैं, इनका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी रहा, उसको भी शॉक्स लगते रहे। तो ये बात उसने की है। इस सारा कुछ होने के बावजूद वो कहता है कि हम जो पॉजिटिव चीजें हुई थी जो उसने अभी पीछे एक्सप्लेन की हैं वर्ड्स के अंदर, ये वाली, इनको फिर वो डिजिट्स के अंदर एक्सप्लेन करता है। वो क्या है कि बैंक जो था जिसने एक्सपेक्टेड किया था, द बैंक एक्सपेक्ट्स इन्फ्लेशन टू स्लो डाउन टू 20% टू 22%, द करंट अकाउंट गैप to narrow 0.5% to 1.5% of GDP, the economy to grow 2% to by 3%। तो ये थी एक्सपेक्टेशंस जो थी इस अरसे के अंदर थी। इन डिजिट्स के ऊपर आपने परेशान नहीं होना, उसकी वजह ये है कि ये इस अभी के हैं, और ये आपको पेपर में लिखने की जरूरत भी नहीं है इतना ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स की, कि ये क्योंकि ये वेरिएबल हैं, ये चेंज होते रहते हैं, ये आपने जस्ट सुनने हैं, ठीक है। बहरहाल कहता है ये सारा कुछ होने के बावजूद ये ऊपर वाली बेहतरी आई है, ठीक है। तो हमने कहा ये शॉक्स भी लगे हैं, लेकिन जो भी हुआ है बेहतरी वाकई ही आई है जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर्स में तो ये हमारा हाल था कि हम तो डिफॉल्ट होने वाले थे, और फिर IMF ने आके हमको क्या किया, थोड़ी सी सपोर्ट की तो हम बचे, वरना हम लोगों ने डिफॉल्ट हो जाना था। तो इसलिए वो कहता है कि कम से कम उस हालत से तो हम लोग बेहतर हैं ना, राइट नो। आगे वो कहता है कि पाकिस्तान के लिए जो चैलेंज है ना फॉर इस साल में पाकिस्तान का जो चैलेंज रहा है सबसे बड़ा, वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्यों चल रहा है, कहता है कि ये एक वो वाला फैक्टर है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वाज एन अदर फैक्टर जो कि इम्पैक्ट करता है बिजनेस को एंड कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को, दस अफेक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस वजह से जो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। और फिर कहता है कि ये जो बेटरमेंट आई है ना ऊपर वाली, इसमें जो कोर रोल रहा है वो फिस्कल पॉलिसी का रहा है फॉर इम्प्रूवमेंट। अब फिस्कल पॉलिसी, और मैंने पहले भी बताया हुआ है, दो तरह की पॉलिसीज अभी इस्तेमाल होती हैं, एक होती है फिस्कल और दूसरी होती है मोनेटरी, ठीक है। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है कि जो गवर्नमेंट बनाती है
कि बजट बनाती है ना, जब बजट, इसको कह लें कि यही है फिजिकल पॉलिसी, कि कितने पैसे टैक्स इकट्ठा करना है, कहाँ से इकट्ठा करना है, कहाँ पे लगाना है, वेयर टू स्पेंड, कहाँ पे खर्च करना है। तो इस तरह के मामला को जो है हम कहते हैं दैट इज फिस्कल पॉलिसी। और इसी वजह से फिस्कल की वजह से ही ये जो फिस्कल ईयर कहा जाता है इसको, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इस अरसे में प्लान करती है कि इस अरसे के अंदर कहाँ से पैसे लेने हैं, टैक्स कितना लेना है अपने लोगों से, किसको ज्यादा टैक्स लगाना है, किसको कम टैक्स लगाना है, और उसके बाद उसको कहाँ पर खर्च करना है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं फिस्कल ईयर, और इस पॉलिसी को कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो किसी भी जो मुल्क है उसका जो सेंट्रल बैंक है वो डिफाइन करता है, और वो क्या, हमारा जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो जो पॉलिसीज बनाता है उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और इसमें ज्यादातर ये होता है कि इंटरेस्ट रेट कितना रखना है जी। जैसे अभी पाकिस्तान ने रखा हुआ है 22% के ऊपर, वेरी मच हाई इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, करेंसी एक्सचेंज का रेट हो गया, इस तरह के मामला को देखना, तो इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो कहता है इस काम में जिसमें बेटर आई है, इसके अंदर जो है फिस्कल पॉलिसी का बड़ा अहम किरदार रहा है। अब ये डिबेट सारी उसने कर दी पीछे इकोनॉमी की, ठीक है, इकोनॉमी की उसने सारी बातें कर दी जो स्टेट बैंक की थी, सारी बातें उसने कर दी कि रिपोर्ट में ये आया है, ये है, ये है। अब यहां से वो अपना थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, और अब वो इसको अटैच करता है इकोनॉमी को पॉलिटिक्स के साथ। अब वो क्या कहता है, कहता है इलेक्शन तो आने वाले हैं फरवरी में, अगले महीने, ठीक है। अब उसके बाद एक नई अल्टीमेटली गवर्नमेंट आएगी, तो कहता है इस गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ा और मोस्ट क्रूशियल चैलेंज है ना, वो क्या है, वो ये है कि आईएमएफ के साथ वो अब लोन कैसे उससे लेगा। कि वो क्या है, इस गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा टफ चैलेंज क्या है, कि वो आईएमएफ के साथ निगोशिएशंस करे, एक बड़ा या मीडियम साइज का जो है उससे लोन ले। क्यों? क्योंकि स्टेबलाइज करना है द एक्सटर्नल सेक्टर एंड रेज फंड्स, ठीक है ना। एक तो ये है कि आईएमएफ से क्या ले, वो लोन ले टू स्टेबलाइज द एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है, और दूसरा वो रेज करे फंड्स को, फंड्स ले अदर बायलेटरल मल्टीलेटरल एंड कमर्शियल क्रेडिटर्स, यानी कि बायलेटरल कह रहे हैं, मल्टीलेटरल कह रहे हैं, दूसरे कौन से हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और या आपकी जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं, दुबई है, जिनसे हम पैसे पूसे ले लेते हैं। तो कहता है इन सब के साथ इसने अब इसके साथ नई गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है, वो कैसे आईएमएफ के साथ डील करती है। और जब आईएमएफ के साथ आपकी डील हो जाती है ना, तो दूसरे जो है ना वो भी फिर सेटिस्फाई होते हैं, वो भी आपको उधार दे देते हैं, वरना फिर वो भी उधार देते हुए हिचकिचाते हैं, ठीक है। इसलिए आईएमएफ का रजामंद होना बहुत जरूरी है। तो ये है बड़ा सबसे चैलेंज इस गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शंस के बाद आने वाली है। अब क्या है, इन ऑर्डर टू बिल्ड द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्यों? क्योंकि पैसे आएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंट्री का बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपोर्ट तो है नहीं जहां से पैसे आएंगे। समझ आ गई यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। अब कहता है कि इस डील के लिए ये जो आईएमएफ के साथ आपने करनी है, इसके लिए आपको अ सीरीज ऑफ डिफिकल्ट फिस्कल गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपको करनी पड़ेगी। ये तीन काम आपको करने पड़ने पड़ेंगे, फिस्कल, गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, यहां तक हो गया। अब फिर वो ये कहता है कि अब क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये जो गवर्नमेंट आएगी, क्या वो ये कर पाएगी? और इसमें वो एक चीज और इंक्लूड करता है कि अब जो काम इलेक्शंस की वजह से हमारे सामने आ रहा है, उससे तो ये पता चल रहा है कि ये तो धांधली करके आने वाली गवर्नमेंट है। कहता है विल अ गवर्नमेंट टेकिंग ऑफिस इन रिजल्ट ऑफ टेंटेड इलेक्शन, यानी कि जो इलेक्शंस धांधली करके या गलत तरीके से वो जो इलेक्शंस जीत के आएगी, तो क्या वो ये काम कर सकेगी, वो ये रिफॉर्म्स और ये वाले डिसीजंस ले सकेगी, फिस्कल गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वो कर सकेगी। और इसलिए वो कहता है कि ये साल जो है ये पाकिस्तान के लिए डिफाइनिंग वन है, उसके फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए। अगर तो गवर्नमेंट आती है, लेकिन वो कहता है आनी भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब क्वेश्चन ये है कि अगर तो वो गवर्नमेंट आएगी धांधली करके, तो उसके लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा रिफॉर्म्स करना। क्यों? क्योंकि जो उनको लेकर आएंगे वो उनको रिफॉर्म्स नहीं करने देंगे। अब लेकर कौन आएगा? अल्टीमेटली एलीट क्लास लेकर आएगी, बिजनेसमैन कम्युनिटी लेके आएगी, एस्टेब्लिशमेंट सारे मिलकर उसको लेकर आएंगे। फिर वो आगे कहता है इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है जी, वो है कि आपका ऑनगोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से सादा अल्फाज में कह लें कि जितने पैसे देने हैं उतना बैलेंस है नहीं, सीधी सी का बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि आपको जितने पैसे आपने किसी के देने हैं, किसी काम के लिए पेमेंट करनी है, उतना बैलेंस आपके पास है नहीं, तो ये हमारा प्रॉब्लम है।
उसके बाद शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी जो है वो भी नहीं है, तो इसको जो है फिक्स करना ये है इकोनॉमिक चैलेंज। अब ये सारा का सारा किस पे डिपेंडेंट है? पॉलिसीज ऑफ न्यू गवर्नमेंट जो फरवरी के बाद आती है उसकी पॉलिसीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अब वो कैसी पॉलिसीज बनाती है, अब वो कैसी पॉलिसीज बनाएगी अल्टीमेटली, वो फिर ज़ाहिर अगर धांधली करके आएंगे तो फिर उनसे पॉलिसीज बनने वाली कोई नहीं। डिबेट खत्म होगी जिसकी। अब आ जाए पेपर के ऊपर। इस सारे के अंदर हमने डिस्कस क्या किया? इसके अंदर उसने ये किया, उसने कहा कि इकोनॉमी को अगर बेहतर करना है ना, तो मुल्क के अंदर रखनी पड़ेगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, सीधी सी बात, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमी बेहतर होगी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आपने करनी है तो आपको चाहिए फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे। अब हम जाते हैं रिवर्स। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे तो फिर क्या होगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि फिर एक गवर्नमेंट आएगी इलेक्ट होकर। ठीक है, लोग जिसको इलेक्ट करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो गवर्नमेंट आएगी। जब फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वाली गवर्नमेंट आएगी तो वो क्या करेगी? वो करेगी रिफॉर्म्स जो भी चाहिए। वो जाएगी आईएमएफ के पास और आईएमएफ भी सेटिस्फाई फील करेगा कि कॉन्फिडेंस वाली गवर्नमेंट के साथ, जो कि गवर्नमेंट लोगों ने इलेक्ट की है, उसके साथ डील करने में। ठीक है, और वो रिफॉर्म्स भी कर सकेगी। क्यों? क्योंकि रिफॉर्म्स करने से कौन रोकता है? जो आपके एलीट क्लास हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिनके ऊपर आप लोग टैक्स लगा देते हैं, तो वो रोकते हैं। ठीक है, तो जब ये जो गवर्नमेंट है ये इलेक्टेड होगी, कॉन्फिडेंस के साथ होगी, कोलेशन गवर्नमेंट नहीं होगी, तो इसको किसी का डर नहीं होगा, तो फिर ये रिफॉर्म्स करेगी, इनसे नहीं डरेगी। वरना फिर ये रिफॉर्म्स नहीं करेगी। एक काम तो ये हो गया। दूसरा ये काम और भी है, जो है पॉलिसी रिवर्सल। और पॉलिसी रिवर्सल क्या है जी? आईएमएफ के साथ पैसे ले लिए, डील कर ली, वर्ल्ड बैंक के साथ पैसे ले लिए, डील कर ली, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ पैसे ले लिए, डील कर ली। जैसे ही हालात बेहतर हुए, डील से फिर गए और सारा किया किराए पे पानी फिर गया। अब ये पॉलिसी रिवर्सल क्यों होता है? क्योंकि इन लोगों के ऊपर टैक्स लग जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और ये पसंद नहीं करते। तो अगर कॉन्फिडेंस वाली गवर्नमेंट नहीं होगी, कोalition वाली नहीं होगी, तो ये जो लोग हैं ये इनको क्या करेंगे? तंग करेंगे, इनको प्रेशराइज करेंगे। जब इनको प्रेशराइज करेंगे तो ये पॉलिसियों से फिर जाएंगे, और जब ये पॉलिसियों से फिरेंगे, पॉलिसी रिवर्स हो जाएगी, तो फिर क्या है? इनको तो बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन जो आम आवाम है उसको और उसकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। तो जस्ट लाइक दिस जो है, ये सारी की सारी जो चेन है ये चलती है। होप आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप इसको जब इकोनॉमी की बात करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, तो ये चीजें आपस में आप इंटरलिंक कर सकते हैं। कोविड रिसर्जेंस, ये आपका नेक्स्ट एडिटोरियल है जी। अब यहाँ पे वर्ड है रिसर्जेंस। सर्च का मतलब होता है राइज। ठीक है, अब री दोबारा से, तो एक चीज यहां से जहन में रख लें कि जिस वर्ड के साथ भी री लगा होगा ना, इसका मतलब होता है पहले वाला काम दोबारा, अगेन। जैसे रिव्यू, कि व्यू तो किया हुआ था, उसको दोबारा से दोबारा से व्यू करना। रिसर्च, सर्च की हुई है, दोबारा से रिसर्च करना, उसके ऊपर दोबारा से देखना कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो री जब हो जाता है तो मतलब उसको अगेन जो है उस चीज को देखना। तो सर्जेंस, रिसर्जेंस, यानी कि कोविड पहले जो आया था बढ़ा था, री हो गया, दोबारा से बढ़ गया। तो क्या वो क्वेश्चन मार्क लगाता है कि क्या दोबारा कोविड में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है? तो सर्च का मतलब होता है उभरना, इंक्रीज होना किसी चीज का। ठीक है, तो ये वर्ड है। अब इसी के पर्सपेक्टिव में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था एनसीओसी का। इसके अंदर उसने उसका जिक्र किया हुआ है, ये देखें आपके सामने जो है यहाँ पर उसने इसको एलैबोरेट किया हुआ है, एनसीओसी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको ये कहा था कि आप लोग ये देख लीजिएगा, ये जरूरी है। बात क्या करेगा जी? बात कोविड की बात कर रहा है, दोबारा से कहता आने वाला है। पहले इसको एनालिसिस करूंगा, उसके बाद फिर इसको कहाँ कहाँ पे पेपर में ये आप लोग इसको ऐड अप कर सकते हैं, वहां पे इसका लिंक करूंगा। कहता क्या है? कहता ये JN1 सब वेरिएंट है। ठीक है, यानी कि कोविड कोरोना वायरस जो था उसकी एक टाइप कह लें, उसके साथी कह लें। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई हुआ है इंडिया के अंदर। कहता है कि बात इस तरह से हुई है कि ये इंक्रीज हुआ है, 10 लोगों की डेथ हो गई है 2 दिन के अंदर। और
अब कहता है कि जब ये इंडिया के अंदर ये हाल हुआ कि एकदम से ये बढ़ना शुरू हो गया, 10 लोग मर गए हैं 2 दिन के अंदर, तो पाकिस्तान के लिए समझ लें एक वार्निंग है, स्पेशली दूसरों के लिए भी वार्निंग है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, तो पाकिस्तान के लिए स्पेशल वार्निंग है। ठीक हो गया यहाँ तक। फिर वो कहता है पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान कहता है अभी सेव है, अभी यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कोई नहीं आया। ठीक है, ये पाकिस्तान यहाँ पर 3 चीज़ों की बात करेगा, 1 इंडिया, दूसरा पाकिस्तान और 3 या दुनिया की। फिर कहता है डब्ल्यूएच की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 22% जो इंक्रीज हो गया है कोविड 19 के केसेस में ग्लोबली पूरी दुनिया में इन द लास्ट मंथ, पिछले एक महीने में 52% इंक्रीज हुआ है पूरी दुनिया में। खास तौर पे JN1 की वजह से, ये जो ऊपर आने वाला वेरिएंट, ये भी कोरोना की ही एक किस्म है, इसकी वजह से, इस वेरिएंट की वजह से पूरी दुनिया की जो रिपोर्ट आई है इतना ये बड़ा है। इंडिया में आ गया, 10 लोग मर गए 2 दिन में, पाकिस्तान सेव है, दुनिया में 52% हो गया। ये है फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब डिबेट ये है कि पाकिस्तान बच तो गया है, स्टिल सेव है, लेकिन इंडिया में हमसाए मुल्क में भी आ गया, दुनिया में भी आ गया। अब पाकिस्तान को बचाना कैसे है फ्यूचर में, ये है डिबेट। ठीक है, पाकिस्तान कहता है स्टिल सेव, लेकिन अब हाउ टू सेव पाकिस्तान इन फ्यूचर। सेव ही क्या, अभी सेव है ना, ठीक है, शुक्र अल्लाह का, आगे कैसे सेव करना है, इससे पहले कि जिस तरह इंडिया में आया है हमारे भी आ जाए, तो कैसे हम इसको आने से ही रोकें, क्या करें, उसके ऊपर ये बात करेगा। तो कहता है पहला काम तो ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है उसने किया है। उन्होंने एक प्लान किया है कि वो तकरीबन जो है 5 लाख जो डोजेज हैं पिफिजर, पिफिजर इसकी जो वैक्सीन की नाम होगा, कोविड 19 वैक्सीन जो है उसको क्या किया जाए, उसकी प्रोक्यूरिंग की जाए, उसको खरीदा जाए। कहता है ये एक बड़ा ही कमांडेबल स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ने लिया। एक काम तो ये किया, ये हम लोग तैयारी करनी शुरू हो गए हैं कि इससे पहले कोरोना आए दोबारा से, जिस तरह हमारे मसालों में आया है, ये दुनिया में आया है, हम पहले ही तैयार होकर बैठे हैं, अगर वो आए तो हम उसको उसी वक्त जो है दबोच लें, उसको बढ़ने ना दें। तो एक काम तो ये किया। ये किसने किया? पाकिस्तान जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है। अब आगे सूबों ने भी कोई काम किए। पंजाब ने क्या किया? पंजाब ने ये डिसीजन लिया कि वो दोबारा से जो है इनिशिएट करे रीटेस्टिंग, कि जिसको थोड़ा बहुत उस वो वाली अलामात जो होती हैं किसी बंदे को, तो उसकी रीटेस्टिंग शुरू कर दी है। जिनको पहले कोरोना हुआ था उनको दोबारा से क्या किया जाए, उनका टेस्ट करके देख लिया जाए। यहाँ पर बात वो कहता है कि अर्ली डिटेक्शन इज द की इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ, सिर्फ यही अर्ली डिटेक्शन, आप पहले से डिटेक्ट कर लें, इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा फैल जाए और हमें डिटेक्ट ना करना पड़े, इसके ऊपर पंजाब जो है वो वर्क करना उसने शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ वो कहता है दूसरे सूबे भी ये काम करें, फिर यहाँ पाकिस्तान को बचा सकते हैं। पब्लिक हेल्थ कहता है इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ आप कंपेन्स करें, जो कि बहुत जरूरी हैं लोगों को ये रिमाइंड करवाने के लिए कि वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है, वैक्सीनेशन लगवा लें अगर किसी ने नहीं लगवाई हुई, जिस तरह बूस्टर डोज है या डिफरेंट किस्म की। और इसके साथ साथ जो दूसरे सेफ्टी मेजर्स है, जैसे कि मास्क पहन लें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो ये काम भी आप लोग करें। इसके लिए एक तो हमें पब्लिक हेल्थ कंपेन करनी है। फाइनली जो गवर्नमेंट है ना, उसको अपना हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कि वो वेल इक्विप्ड हो विद नेसेसरी रिसोर्सेज, कि उसके पास जो जरूरी सामान है हर वक्त मौजूद हो, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो तो वो फौरन फौरन इसको कवर कर ले, फैलने से रोक ले। उसके अंदर जो है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, पिछली दफा इंडिया में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी, फिर पाकिस्तान ने भी भेजी, दूसरे मुल्कों ने भी भेजी, तो ऑक्सीजन की कहता है शॉर्टेज ना होने पाए, आप पहले इसके लिए तैयार रहें। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, उनको आप जो है उनके इक्विपमेंट को आप लोग रखें। हम लोगों ने बाद में चाइना से मंगवाए थे मास्क भी और वो लिबास वगैरह भी। क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज जो हैं उनको आप लोग मैनेज करके रखें, यानी कि वो चीज़ें हैं जो हमें उस वक्त ज़रूरत पड़नी है, हेल्थ केयर वालों को सिस्टम जो है उसको हम क्या करें, वेल प्रिपेयर रखें उन चीज़ों के साथ, कि अगर कभी भी कोई हमें बंदा मिलता है ऐसा, तो हम फौरन उसको कवर कर लें इससे पहले कि वो फैल जाए। और कहता है इस ये सारे काम करने के साथ साथ जो है गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि वो एनसीओसी को रिवाइव कर दे, यानी कि देखा ना, फिर आ गया लफ्ज रिवाइविंग, दोबारा से उसको एक्टिवेट कर दे, इस तरह का उसको काम कर दे। एनसीओसी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था पाकिस्तान में कोविड को कवर करने के लिए, और इसका मेन जो किरदार था ना वो ये था कि ये एक सेंट्रल बॉडी थी। ठीक है, ये क्या करती थी, एक डिसीजन कर देती थी और उस डिसीजन को सारे मानते थे। मसला यहीं पे कभी भी जो फेलियर्स होते हैं ना, उनमें सबसे बड़ा मसला यही होता है कि एक फैसला किया जाता है, कोई उसको मानता है, कोई उसको नहीं मानता, इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो ये उस दौर में, ये कोविड के दिनों में, ये बड़ा इसका एक अहम एक प्लेटफॉर्म बन चुका था। अब था क्या ये आप लोगों ने पढ़ लेना हल्का सा, 2 मिनट की बात है।
ज्यादा डीपली नहीं इसके जाना, दिखें विकीपीडिया पे आएगा, उसका पहला पैरा पढ़ लें और क्लियर, दैट्स इट, इतना ही काफी है। और कहता है कि इसने अपनी जो जॉब थी ना रिमार्केबली की थी फर्स्ट टाइम अपने राउंड के अंदर, तो इसको आप लोग दोबारा रिवाइव कर दें, ताकि ये क्या है कि ये पहले से प्लान करके ये भी बैठा हो। अब कहता है कि कंट्री का जो रिस्पॉन्स है ना वो स्विफ्ट होना चाहिए। स्विफ्ट गाड़ी है ना, आपको पता 300 सीसी जो कार है सुजुकी वालों की, तो स्विफ्ट का मतलब होता है स्पीड के साथ, तेज। स्विफ्ट होना चाहिए, साइंटिफिकली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, डिसिसिवली एग्जीक्यूटेड होना चाहिए, कि आप उसको एग्जीक्यूट भी कर सकें, यानी कि हवा दे विच इमेजिनरी प्लान बनाकर बैठे हो, नहीं, ऐसे होने चाहिए कि उनको जब जरूरत पड़े तो आप इंप्लीमेंट भी कर सकें। कहता है इन स्टेप से पाकिस्तान को हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं एंड स्टे हेड ऑफ द पॉसिबल कोविड रिसर्चन, के बचा सकते हैं कि इसके पाकिस्तान के अंदर जो है कोविड जो है वो फैले। हेल्थ का इशू था, हेल्थ के ऊपर डिस्कशन थी। पेपर में आ जाओ, पेपर पर्सपेक्टिव में अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन माइंडेड के साथ देखें, कोविड 19 आया आपके सामने, तो जो हालात पैदा हुए उन हालात से इकोनॉमी आपके सामने है, ना सिर्फ किसी मुल्क की, पूरी दुनिया की स्टैंड स्टिल होगी, यानी कि तबाह हो बर्बाद होगी, हर चीज बैक पे आ गई। ठीक है, अब पाकिस्तान को अगर हम सेव कर लेते हैं इन मैयर्स के साथ, जो कोविड आने वाला है, पाकिस्तान पहले से तैयार अगर बैठा है, वो आता है, वो उसको कंट्रोल कर लेता है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बचा लेगा, अपनी इकोनॉमी को बचा लेगा। कैसे, कैसे बचा लेगा अपनी इकोनॉमी को, बताता हूँ। नंबर वन, आपको लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉकडाउन नहीं लगाने पड़ेंगे। नंबर टू, आपकी जो ट्रेड है, खास तौर पर जो आपके मुल्क के अंदर है, ट्रेड सर्विसेज और दूसरी जो सर्विसेज हैं वो नहीं रुकेंगी, आप प्रोड्यूस करेंगे, सेल करेंगे, सब कुछ चलता रहेगा, क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं लगेगा। नंबर थ्री, आपकी जो मेडिसिन का बजट है वो नहीं बढ़ेगा, आपको मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बीमारियां बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती हैं, तो आप फैलना वो शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को हुआ, आपने उसको काउंटर कर लिया, इधर ही खत्म होगा, आपने काउंटर नहीं किया, फैल गया, 5 बंदों को उसने डिस्टर्ब कर दिया। तो इसको अगर 5 रुपए की मेडिसिन इस्तेमाल करके पहले ही रोक लेते, तो यहाँ पे हमारे 5 रुपए खर्च होने थे, लेकिन जब 5 और में फैल गया, तो मतलब क्या हुआ, 25 रुपए और खर्च हो गए फिर इनको काउंटर करने में। तो मतलब जहां 5 रुपए से काम हो रहा था वो 5 गुना बढ़ गया आपका। ठीक है, तो ये फायदा होगा कि फिर आपका ये जो मेडिसिन का बर्डन है ये भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें फिर क्या होंगी, अगर हम इस कोविड को आने से पहले ही तैयार बैठे हैं, जब आए उसी वक्त रोक लें, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी खास तौर पर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, दैट इज द मेन, आप इसको पेपर पर्सपेक्टिव में यूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कोविड के लिए, आप हेल्थ की किसी सेक्टर के अंदर भी ये बातें कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक ही है इन चीजों के लिए। आप इनको करते जाएं, पढ़ते जाएं, सुनते जाएं और अपने जहन को थोड़ा ओपन रखें, तो इंशाल्लाह आप इसको बहुत ज्यादा जगह पे फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है टूरिज्म नंबर्स। ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करेगा, टूरिज्म इकोनॉमी की बात करेगा। पहले डिस्कस करता हूं कि पाकिस्तान में टूरिज्म कहाँ जा रहा है, और उसके बाद इंशाल्लाह पेपर के साथ इसको लिंक करता हूं आपके साथ। तो पहले तो आ जाइए, पहले गिलगित बल्तिस्तान कहाँ पर है इसको देख लें। ये है आपका पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, और ये वैसे मर्ज हो चुका है केपे की सारे का सारा आपका। ये है जी आपका गिलगित बल्तिस्तान, और ये वो वाला कश्मीर है जो आपके पास है, और ये जो है डिस्प्यूटेड एरिया है, ये वो वाला कश्मीर है जो इंडिया वालों ने ऑक्युपाइड किया हुआ है। और ये आपके सामने है गिलगित बल्तिस्तान, और यहाँ आपके साथ लगता है चाइना। अब यहाँ पर लोग आ रहे हैं, नॉर्थन एरियाज के अंदर टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ रही है, इसके ऊपर बात हो रही है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिस सैर करने आ रहे हैं, तो उसके ऊपर वो डिस्कशन करता है। ठीक है, अब डिस्कशन में वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 11,000 जो फॉरेन क्लिम्बर्स है, जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, और टूरिस्ट जो है उन्होंने विजिट किया 2023 के अंदर। खत्म हो गया, 2024 शुरू हो गया है, तो 11,000 बंदा आया। और ये कहता है ये हाईएस्ट फिगर है पिछली 2 डिकेड से, मतलब कि पिछले 20 साल में ये हाईएस्ट फिगर रहा है। इतना कभी बंदे नहीं आए जितने अब आए हैं। दूसरी तरफ जो यूएनओ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसने टर्म दिया पाकिस्तान को द बेस्ट परफॉर्मिंग डेस्टिनेशन फॉर फर्स्ट 9 मंथ ऑफ 2023। पहले जो 9 महीने थे उसके अंदर ये एक बेस्ट परफॉर्मिंग डेस्टिनेशन थी।
लेकिन उसके बाद आपने देखा कि थोड़ा ये उसने यहाँ से मतलब है कि आपके 10वें महीने के अंदर 11वें और 12वें महीने के अंदर ये नंबर कम हो गया। अब क्यों कम हुआ, अब मैं यहाँ से ये आप मेरे एकदम ज़हन में आया है कि आपके मुल्क में जो मिलिटेंट अटैक्स हैं वो बढ़ गए थे इन दिनों में। हो गया था ना, नवंबर के अंदर हम अफगानियों को वापस भेज रहे थे, उससे पहले खुद कुछ हमले हुए। तो इन महीनों के अंदर ये सारी गेमें डली, तो आपको देख लें कि पहले 9 महीनों में उन्होंने बेस्ट परफॉर्मिंग कह दिया, बाकी का 3 महीनों में नहीं कहा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो है इतना 11,000 बंदा आया। तो अगर ये 3 महीने में होते तो ये 14,000 या 15,000 हो जाना था। ठीक है, तो चलिए ये बाद में डिस्कस करता हूँ, वैसे वैसे मेरे जहन में आया, मैंने कहा आपको बता दूं। तो ये कहता है कि ऊपर वाले जो ओवरऑल हुआ ये है पॉजिटिव डेवलपमेंट, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, कितने बंदे आए हैं। ठीक है, ज़ाहिर है वो आए हैं पाकिस्तान में, पैसा खर्च करके आए हैं, पाकिस्तान को फायदा हुआ है। कहता है हर्डल्स टू रीच विल फुल पोटेंशियल। कहता है इतने बंदे तो आए हैं, पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक एरिया है, नॉर्थन एरियाज, ये पूरा पाकिस्तान बड़ा पड़ा है मुख्तलिफ चीज़ों से। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अभी अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर सका टूरिज्म के अंदर। और वो क्यों नहीं कर सका? पहली सबसे बात है वीज़ा एप्लीकेशन, कि जो भी फॉरेनर होते हैं जब वो वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको कई महीने लग जाते हैं तो प्रोसेस करवाने में। तो फिर क्या होता है कि ये एक डिस्करेज करता है लोगों को। उसकी रीज़न है एक, देखें हम पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी है जिसकी वजह से लोग जो हैं कई फ्री भी हैं, लेकिन इधर भी जो लोग हैं, जो बिजी लोग हैं, उनके पास 2 दिन 4 दिन या 5 हफ्ता 7 दिन का टाइम होता है। वो कहते हैं चलो हम अगले वीक में कहीं प्लान कर लेते हैं अपना टूर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो वीज़े के प्रोसेस के लिए अप्लाई करें तो 7 दिन या 10 दिन या महीना वो लग जाए, तो उनके वो वाले 7 दिन तो गुजर चुके होंगे, तो वो फिर कभी भी नहीं वहां पर जाएंगे। उनको तो वो वाले एरिया पसंद है जहाँ पे आज वो एप्लीकेशन ने 1-2 दिन के अंदर काम हो जाए, ताकि वो जो आपका उनका नेक्स्ट 7 वीक का प्लान है वो फुलफिल हो सके। तो ये एक प्रॉब्लम है वीज़ा एप्लीकेशन को, लोगों को कई महीने लग जाते हैं तो लोग फिर आते ही नहीं है। कहते हैं दूसरे मुल्कों के क्या अंदर है कि वीजा और अराइवल भी दे दिया जाता है, कि जैसे मैंने अगर जाना है तो मैं जाऊं वहां पर एयरपोर्ट पर उतरूं, उनको अपना पासपोर्ट दिखाऊं, वो मुझे वहां पर वीजा और अराइवल की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा पेनलेस ई वीजास भी दिया जाता है जो कि कुछ दिनों में आप वो इशू कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा, होना चाहिए, जिसकी वजह से है कि लोग नहीं आ रहे, पाकिस्तान फुल पोटेंशियल के ऊपर नहीं जा रहा। दूसरी तरफ कहते हैं हम लोगों ने बहुत सारी कंपेन की हुई है, जैसे सलाम पाकिस्तान कंपेन हमने कर दी। ठीक है, तो कहता है कि असाइड फ्रॉम ईजिंग द वीजा प्रोसीजर्स, कहता है ये कंप्लेन करने की हुई है, कंपेन्स हम कर रहे हैं सलाम पाकिस्तान मतलब टूरिज्म बढ़ाने के लिए ना। कहता है इसके अलावा जो है ना आप लोगों को एक तो वीजा प्रोसीजर जो है उसको आसान करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी जो है उसको बेहतर करना पड़ेगा। अब ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं टूरिज्म के लिए। और क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है जी, हमें क्या मिलने वाला है, ये 3 काम हम करके देंगे तो लोग यहाँ पर आएंगे, तो उससे क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। तो टूरिज्म बढ़ने से हमें क्या फायदा होने वाला है? टूरिज्म जब होगा तो आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बेहतर होगी, नंबर 1। जॉब्स पैदा होंगी लोकल कम्युनिटीज में, नॉर्थन एरियाज में, अगर वो वहां पर जाते हैं, वहां पर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्टे करते हैं, तो वहां पर बिजनेस छोटा लेवल का शुरू हो जाएगा, लोकल कम्युनिटीज को जॉब्स मिलेगी। तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब वीज़ा जो है उसको आप सिंपलीफाई कर दें, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें और इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग इम्प्रूव कर दें। ये तीनों के बगैर काम नहीं होने वाला। आप कभी भी सोच नहीं सकते कि इन तीनों के बगैर काम हो सकता है। ठीक है, ये रहा आपका नॉर्थन एरियाज। अब इसको मैं सादा अल्फाज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बंदा यहाँ पर आया, कराची उतरा, अब वो नॉर्थन एरियाज में जाना चाह रहा है। अब यहाँ पर उसको अगर एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, जाने का रास्ता ही नहीं है, ये नॉर्थन एरिया के अंदर ये वाला एरिया है, उसको आप 10 किलोमीटर से आगे उस यहाँ पर उतार देते हैं, उस पॉइंट पे लेके ही नहीं जा सकते, तो अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। तो वो कैसे जाएगा? वो नहीं जाएगा। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है जो टूरिज्म के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जीरो हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। वीजा चलो दे दिया आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लस बात है, बल्कि ये 2 करें इसको 3 करें, ये पहला है, वो है सिक्योरिटी। कोई भी ऐसे इलाकों में जहां पर लड़ाई झगड़ा है, जान को खतरा है, कोई भी नहीं जाता। ठीक है, तो सिक्योरिटी आपको चाहिए, पीस चाहिए। जैसे मिलिटेंट अटैक्स अगर पाकिस्तान में हो रहे हैं तो कोई नहीं आएगा। आपने अक्सर सुना है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे मुल्कों का इमेज खराब हो जाता है, तो यही होता है।
कि जब आप लोगों की कुछ बम चल जाता है या ब्लास्ट हो जाता है तो इंटरनेशनल मीडिया न्यूज़ में दिखाना शुरू कर देता है, लोग उसको देखते हैं, लोगों के ज़हन में एक चीज़ बैठ जाती है कि वहाँ पर तो ऐसे लोग रहते हैं। और बिलीव मी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट कहा जाता है कि यहाँ पे टेररिज्म है। हालांकि है कितना है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम मशहूर हो चुके हैं। दुबई की बात कर, कभी आपके जहन में आएगा बम? नो। सऊदी अरेबिया की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, यूके की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की, ऐसा ही लगता है ना जैसे बिल्कुल साफ सुथरे इलाके हैं, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। हालांकि यूएसए के अंदर, यूके के अंदर जो आपका रेप रेट है बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्योंकि मीडिया में नहीं दिखाया जाता। तो ये चीज़ें हैं, ये काउंटर करती हैं और ये डायरेक्टली आपकी इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पेक्ट करती हैं। तो पेपर में आ जाते हैं। टूरिज्म की बात हम लोग कर रहे थे। टूरिज्म आपकी बेहतर करता है इकोनॉमी, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए क्या? टूरिज्म को बढ़ाने के लिए तीन चीजें चाहिए जो मैंने अभी डिस्कस की। सिक्योरिटी चाहिए, पीसफुल हो बिल्कुल इलाके, पुरसुकून इलाके चाहिए, वहां पे कोई बम ना हो, कोई ऑपरेशंस ना हो मिलिट्री के, पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि अगर किसी ने यहाँ पर जाना है तो वो सीधा वहां पर पहुंच जाए, ये नहीं है कि वो यहाँ से चले और यहाँ पर आप उसको उतार दें और आगे रास्ता ही नहीं है इस पॉइंट पे जाने के लिए, कोई भी नहीं जाएगा। फिर वीजा पेनलेस फ्री कर दें। तो इन तीन काम करने से क्या होगा, आपके मुल्क में टूरिज्म प्रमोट होगा। और इसको हम कहते हैं क्या, टूरिज्म प्रमोट होगा तो अल्टीमेटली जो भी आपके मुल्क में आएगा, आपके मुल्क की जितनी भी वो सहूलतें इस्तेमाल करेगा आपको पे करेगा। और वो पेमेंट करेगा, बेशक पाकिस्तान में वो रुपी के अंदर ही आपको पेमेंट करता है, लेकिन वो रुपी उसको क्यों दिए जाएंगे, जब वो आपको डॉलर देगा तो उसके एक्सचेंज में आप उसको रुपी देंगे, तो वो डॉलर जो है वो आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या आपके जो रिजर्व हैं वहां पर उसको आप रख लेंगे और उस डॉलर को बाद में आप इस्तेमाल करेंगे पेट्रोल मंगवाने के लिए, गंदम या जो भी चीज आपने इंपोर्ट करनी। आपको फिर आईएमएफ के पास अगर आपने 100 रुपया लेने जाना था तो अब आप 80 रुपये लेने जाएंगे क्योंकि 20 रुपये इधर से आ गए। और तुर्की के अंदर हमने मैंने कुछ दिन पहले इस टूरिज्म के ऊपर डिस्कशन की थी एक ओपिनियन में, तुर्की ऑलमोस्ट $40 बिलियन कमा रहा है टूरिज्म से, ठीक है। तो ये चीजें हैं और यही आपकी पेपर में पर्सपेक्टिव में अब आप कह सकते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, वी कैन प्रमोट टूरिज्म, वी कैन प्रमोट टूरिज्म इकोनॉमी, और वो इससे फिर ऐसा पाकिस्तान के अंदर पैसा आएगा। और आप तुर्की की एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हैं। दैट इज टुडे पिक्चर जी, ये है टुडे पिक्चर, ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और ये रहा पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान पीटीआई, इन दोनों को घूर रहा है। और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो लीडर है वो टारगेट कर रहा है पीपीआई के रूल इन सिंध को, और साथ में पीटीआई के सोशल मीडिया जो रिलायंस है उसके ऊपर, इन दोनों चीजों के ऊपर वो टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और कंपटीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। सो जी ये रहा आपका टुडे एडिटोरियल्स का जो एनालिसिस था वो। एंड इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपने कई नई चीज़ें इसके अंदर जो है वो लर्न की होंगी। कमेंट करके आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है, क्वेश्चन भी आपने रखना है, उसका रिप्लाई भी देना है। बाकी आपके जो ओपिनियंस हैं उनके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एंड बार बार कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, डैट इज़ ज़ीरो प्राइस, फ्री ही समझें सिर्फ रजिस्ट्रेशन। जितने ये आप जो बच्चे हमारे पास अभी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, मेजोरिटी ऑफ देम वो अकेडमी से होकर ही आए हैं, दे नो वेरी वेल। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक मंथ के बाद आप जो ये थोड़ी सी फ़ी है जो आप देंगे, ये कुछ भी नहीं है, आप समझेंगे कि आपने फ्री ही पढ़ा है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रहे तो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।